हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताएं, है कि नहीं? तो आप लोगों का कहना ये था कि सर वीडियो जो है ना वो कैसा बनाइए आप। वीडियो हमेशा कैसा बनना चाहिए? छोटा बनना चाहिए और कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है और काफ़ी आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। ऐसी बात नहीं, अच्छा प्यार मिल रहा है कि नहीं, वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हुए आज का नया टॉपिक है आपका। आज के जो टॉपिक है बहुत ही शानदार, मतलब इतना शानदार है कि उसकी हम कोई सीमा नहीं बता सकते, जिससे आपके हर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते भी हैं क्वेश्चन। तो हम लोग जो है वो आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या है, इसे क्यों बनाया गया, किस उद्देश्य से बनाया गया, इसका काम क्या होती है, इसकी शाखाएं कितनी होती हैं, संस्थापक सदस्य कितने थे, वर्तमान में सदस्य कितने हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे और एक एक को लेकर के नोट करते हुए चर्चा करेंगे, है कि नहीं दोस्त? तो चलिए भाई, हम लोग सीधे सीधे पढ़ते हैं कि कौन सा क्या होता है, उसके बारे में पढ़ें, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से इसे हम जानते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है उसे हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात यह आती कि यूएनओ की उपज कहाँ से हुई, मतलब किसके दिमाग में आई ये बात कि यूएनओ जैसी एक संस्था होनी चाहिए, है ना? तो इस प्रकार की बातें हम लोग देखते हैं भाई। जब हम देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ इसमें क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ 1939 से लेकर के 45 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसमें बहुत सारी जान माल की हानि हुई, मतलब बहुत सारा अपार धन गया, लोगों की क्या हुई, क्षति हुई, लोग मारे गए, पैसा भी बहुत व्यर्थ मतलब नष्ट हुआ। तो इसको देखते हुए कई जो देश थे शक्तिशाली, उन देशों ने एक बात सोची कि कहीं ना कहीं अब एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, अगर दो देशों के बीच में लड़ाई या झगड़ा उत्पन्न होता है तो वो इसके बीच में मध्यस्थता का काम करे, मतलब उन दोनों देशों के बीच में समझौता कराने के काम, एक समझौता कराने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, जो इन दोनों देशों के बीच में अगर कभी भी कोई भी विवाद होता है तो उन दोनों के बीच में समझौता करा सके। तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। तो जो उस समय मतलब एक से एक देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो थे उनके बारे में ये बातें आती। तो सबसे पहले जो विकसित देश या विकासशील देश थे उनके बारे में बात करते हैं हम लोग, या जो स्वतंत्र थे, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय जो थे, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक, ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनके दिमाग में ये बात आई कि ऐसी एक संस्था होनी चाहिए, अगर कभी भी भविष्य में कोई भी अगर विवाद उत्पन्न होता है या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो ये देश इन देशों के बीच में ये मध्यस्थता कर सके। ठीक, तो ये बात ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास पहुंचाई जाती है, यही प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। उस समय ब्रिटेन के जो कह सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ये विंस्टन चर्चिल जो थे वो इस प्रस्ताव को लेकर के जाते हैं, मतलब जो विंस्टन चर्चिल होते हैं इनके पास फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये प्रस्ताव लेकर के जाते हैं और इन्होंने कहा कि
हमारा मानना ये है कि ऐसी एक संस्था होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करे कि अगर कभी भी युद्ध बंद होता है या होने की कंडीशन बनती है तो उसके बीच में समझौता करा दें, है कि नहीं? क्योंकि युद्ध से बहुत ज़्यादा क्षति होती है। प्रत्येक देश क्या होता है, एक कंडीशन खराब हो जाती है, गरीबी आ जाती है, महामारियाँ जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि लोग मरेंगे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलेंगी। तो इसको देखते हुए ये बातें सारी की गई। तो जब ये बातें हुई तो इन लोगों ने ये जब रखा प्रस्ताव, तो बहुत सारे देश जो थे वो इसके समर्थन में आए कि नहीं, हाँ ऐसी एक संस्था होनी चाहिए। ठीक बात समझ में आई? तो हुआ क्या कि ऐसी एक संस्था होनी चाहिए, ये बात की गई। तो कब संस्था बनती है यूएनओ? तो यूएनओ जैसी संस्था 24 अक्टूबर 1945 को एक संस्था के रूप में उभर करके आती है। कब बनी? 24 अक्टूबर 1945 में बनती है। और इस यूएनओ की प्रथम बैठक कहां पर हुई? लंदन में आयोजन किया गया। इस प्रथम बैठक का आयोजन लंदन में किया गया। लेकिन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें, मतलब हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। समझ में आई बात? इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो न्यूयॉर्क में बनाया गया। समझ में आई बात? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन पहली बैठक कहाँ हुई? लंदन में हुई। देखिए, यूएनओ का भी एक संविधान है, ठीक? इसका एक चार्टर है, और जो चार्टर है उसी चार्टर में जो चीज़ें लिखी हैं वही क्या है? इसका संविधान है। तो यूएनओ का एक चार्टर है, और जो चार्टर है यूएनओ का, उस चार्टर एक्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उसमें यह बताया गया कि यूएनओ के चार्टर में अध्यायों की संख्या, जैसे संविधान में आपको अध्याय मिलेंगे, वैसे इसके अध्यायों की संख्या 19 है। और इसके आर्टिकल के बारे में बात करें, मतलब अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं? तो याद रखें, यूएनओ के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 111 अनुच्छेद हैं। जबकि अध्यायों की संख्या की बात करें तो 19 अध्याय है, अनुच्छेद 111 है। किसके संविधान में? यूएनओ के संविधान में 19 अध्याय हैं और 11 अनुच्छेद हैं। ये एक यूएनओ का चार्टर एक्ट है और यही इसका संविधान है यूएनओ का। इसी के अकॉर्डिंग इसका संविधान, या कह सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। समझ, इसका ये स्वयं का संविधान है। तो इन बातों को आपको याद रखना है और इसको नोट करें, फिर इसके बाद में हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ठीक है कि नहीं? मतलब कितने सदस्य देश थे, कब इसकी गठन हुआ, कौन कहाँ पे ना, इसकी सभाएं कितनी हैं, इसके अंग कितने हैं, उसके बारे में भी बात करने वाला है। लेकिन पहले इसको नोट करें, फिर आगे की ओर चलेंगे। देखिए, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो ये हम लोग जानते हैं कि जो यूएनओ होता है, इसका गठन कब हुआ? तो हमने आपको बताया कि यूएनओ जो होता है वो 24 अक्टूबर 1945 को बन जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हमने आपको मुख्यालय के बारे में बताया, तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिए, मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। लेकिन याद रखें, अगर आपसे कह दिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश कितने थे, मतलब संस्थापक सदस्य देश कितने थे? सदस्य देश मतलब जब इसका गठन किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो इसमें कितने देश शामिल थे? समझ में आई बात? तो इसमें जो सदस्य देश थे वो 50 थे। मतलब जब इसकी स्थापना की गई तब संयुक्त राष्ट्र संघ में 50 देश शामिल थे।
इन बातों को आपको याद रखना। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि वर्तमान में कितने देश हैं, वर्तमान में कितने देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो 193 देश शामिल हैं। किसमें? यूएनओ में। अभी हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो याद रखिए, अभी हाल ही में दक्षिणी सूडान जो है, दक्षिणी सूडान नामक देश इसमें शामिल हुआ है। किसमें? यूएनओ में दक्षिणी सूडान नामक देश इसमें शामिल हुआ है अभी हाल ही में। ठीक। लेकिन अगर आपसे और बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश कितने हैं? स्थायी सदस्य देश अच्छा एक पॉइंट देखिए, मतलब अगर इसकी कार्रवाई होनी होती है तो क्या 193 देश मतलब उपस्थित होते हैं क्या? नहीं। इसके सदस्यों की बात करें तो कितने सदस्य रहते हैं बर हमेशा? तो याद रखिए 15 सदस्य जो होते हैं वो बर हमेशा यहाँ उपस्थित रहते हैं। जब इसकी कार्रवाई चलनी होती है तो 15 देश रहते हैं, जिसमें जो 15 होते हैं इसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ये स्थायी सदस्य हैं, ये स्थायी सदस्य देश हैं जो मतलब बर हमेशा रहेंगे, इसका कोई बदलाव नहीं होगा इन पांचों का कभी भी। लेकिन जो 10 होते हैं ये बदलते रहते हैं, ये आपके अस्थायी सदस्य देश हैं, अस्थायी सदस्य देश हैं, मतलब इनका परिवर्तन होता रहता है, मतलब समय समय आने पर ये बदलते रहते हैं अस्थायी सदस्य देश। याद रखें 5 स्थायी सदस्य देशों का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये हमेशा स्थायी रहते हैं, ये हमेशा इसमें उपस्थित रहेंगे। कहाँ? यूएनओ में। याद रखें इसके बाद भी जो आपके अस्थायी सदस्य देश हैं इनका कार्यकाल जो होता है, अगर अस्थायी सदस्य देश आप बने हैं यूएनओ के तो आप केवल 2 वर्ष के लिए ही क्या होते हैं? मान्य होते हैं। इसके बाद में 2 वर्ष के बाद यूएनओ के अस्थायी सदस्य देश भी बाहर हो जाते हैं। तो यूएनओ के स्थायी सदस्य देश कितने हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से हैं? 5 सदस्य। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि यूएनओ का स्थायी सदस्य देश कौन है या कौन नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो कौन नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। कौन है? तो स्थायी सदस्य कौन कौन है? तो याद रखिए, हम लोग याद रखते हैं ट्रिक FRACE, मतलब जो फ्रेश लोग हैं। फ्रेश मतलब बिल्कुल निष्पक्ष लोग हैं। फ्रेश क्या है? मतलब धुला हुआ, एकदम झक्कास, है ना। तो यही आपका फ्रेश कहलाता है। तो फ्रेश मैटर की बात करते हैं तो फ्रेश ये स्थायी सदस्य देश है। फ्रेश का मतलब, फा का मतलब है फ्रांस। फ्रांस क्या है आपका? एक कैसा है? स्थायी सदस्य। इसके बाद रूस, अमेरिका, ये आपके स्थायी सदस्य देश हैं। अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, ये क्या है? ये आपके स्थायी सदस्य देश हैं। किसके? यूएनओ के। यूएनओ के स्थायी सदस्य देश 5 हैं। और 5 कौन कौन से हैं? तो फ्रेश, FRACE, मतलब फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, ये 5 देश जो हैं वो क्या हैं? स्थायी सदस्य देश हैं। किसके? यूएनओ के। मतलब इनका कोई कार्यकाल नहीं है, ये फिक्स हैं, ये नहीं हट सकते, ये किसी भी कंडीशन पे नहीं हट सकते। लेकिन ये जो 10 सदस्य होते हैं ये हट सकते हैं, ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चेंज होते रहते हैं। ठीक, याद रखें। अब देखो कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि विश्व में कौन कौन से देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो याद रखें वीटो पावर क्या होती है। मतलब यही 5 देश हैं जिनके पास क्या है? वीटो पावर उपस्थित है। ये 5 देश ही हैं जिनके पास वीटो पावर उपस्थित है। वीटो पावर होती क्या है उसके बारे में समझिए। मतलब वीटो पावर वो पावर होती है जो इन देशों के अलावा कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। अगर करेगा भी परमाणु परीक्षण तो इन देशों से उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर जैसे भारत यूएनओ का सदस्य देश नहीं है, अगर वो किसी प्रकार का कोई भी परमाणु परीक्षण करना चाहता है तो उसे इन देशों से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो अपने देश में परमाणु परीक्षण कर सकता है। ठीक,
अगर ये परमिशन देते हैं तभी कर सकते हैं, अगर नहीं मानते हैं आप परमाणु परीक्षण करने के लिए, तो ये देश अपने साथ में मतलब व्यापार करना या आयात निर्यात करना बंद कर देंगे। जब आयात निर्यात करना बंद कर देंगे आपके देश के साथ, तो सीधी सी बात है कि जो आपकी देश की अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। क्योंकि अधिकांशतः देशों में क्या होता है, आयात निर्यात जब बढ़ता है तो उस देश की जीडीपी वगैरह जो होती हैं वो बढ़ती हैं। जब आयात निर्यात नहीं होगा तो आपके देश की जीडीपी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि वीटो पावर के लिए मतलब ये 5 देश हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर कोरिया का जो तानाशाह था वो बराबर क्या कर रहा था, परमाणु परीक्षण कर रहा था। अमेरिका उसे रोक भी रहा था लेकिन वो परमाणु परीक्षण कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके साथ में इसी स्थायी सदस्य देश लगा हुआ था जिसे वीटो पावर है। चीन उसके पक्ष में था, इसलिए वो परमाणु परीक्षण कर रहा था। अगर पक्ष में नहीं होता और 5 देश दबाव बनाते तो वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता था। क्योंकि ये संस्था ऊपर इसीलिए बनाई गई कि अगर कोई किसी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न होगा तो वो इसे संभालेगी। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है इसके कितने सदस्य देश होते हैं, या कह सकते हैं जैसे हमने कहा कितने होते हैं, तो 193 सदस्य देश वर्तमान में है और 193वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। संस्थापक सदस्य देश कितने हैं? 50 हैं। अब बात यह आती कि इसकी जो कार्यकारी भाषा है वो क्या है, समझिए जरा, इसको नोट करें, फिर इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। नोट करें, देखिए जरा, इसके संस्थापक या कह सकते हैं इसके कार्यकारी भाषा के बारे में बात करें, मतलब इसके कार्यकारी भाषा, मतलब इसके जो कार्य होते हैं वो किस भाषा में होते हैं, ये बात हम लोग करने वाले हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं 6 हैं। कितनी हैं? कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? 6। लेकिन इसके कार्य जो होते हैं वो प्रमुखता 2 भाषाओं में किए जाते हैं अधिकांशतः, है ना। तो समझिए जरा, इसकी जो 2 प्रमुख भाषाएं हैं उसमें काम किए जाते हैं इसके, लेकिन कार्यकारी भाषाएं 6 हैं। 6 भाषाओं में इसके काम किए जाते हैं, लेकिन प्रमुख 2 भाषाएं, एक आपकी अंग्रेजी है, एक कौन सी है? अंग्रेजी है, और एक फ्रेंच है, मतलब फ्रांसीसी भाषा है, फ्रेंच भाषा। ये 2 भाषाओं में इसके काम किए जाते हैं। हालांकि और भी हैं, मतलब हम आपको बता सकते हैं, लेकिन उसमें इसके काम नहीं होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं अरबी हो गया, और चीन की मंदारिन है, और इसके बाद में स्पेनिश है। ठीक, स्पेनिश भाषा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में रूसी भाषा। ठीक, ये 5 भाषा, मतलब कहने का मतलब है कि ये 6 भाषाएं मिलकर के ही आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं बनती हैं। ठीक, कितनी भाषाएं? 6। लेकिन प्रमुख काम जो होते हैं वो 2 भाषाओं में ही होते हैं, अंग्रेजी और फ्रेंची। 2 भाषाओं में इसके काम होते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? तो इसके बारे में और आगे की ओर बात करें हम तो क्या, अगर और आगे की बात करें हम कि जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ होता है इसका जो ध्वज होता है, मतलब झंडा जो होता है, उसका रंग कैसा होता है और उसमें क्या चित्र अंकित होता है, तो याद रखें इसका जो ध्वज का रंग होता है, ध्वज का रंग कैसा होता है, तो याद रखें इसके ध्वज का रंग नीले रंग का होता है, मतलब हल्के नीले रंग का होता है, हल्के नीले रंग का, हल्के नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है। ठीक, नीले रंग का तो होता है, लेकिन इस पर जैतून नामक फसील होती है, जैतून की फसल उपस्थित होती है, मतलब जैतून की फसल को दिखाया गया। और इसकी जो दो टहनियाँ होती हैं जैतून की, 2, जो कि इस तरीके से मतलब ऐसे बने होती हैं,
और ऊपर की ओर दोनों फसलें ये क्या होती हैं, खुली होती हैं, और बीच में विश्व का मैप बना होता है, बीच में विश्व का मैप बना होता है। और ये जो विश्व का मैप बना होता है, ये सारी चीज़ें ये सफ़ेद रंग से बनी होती हैं, ये सफ़ेद रंग से बनी होती हैं, जबकि झंडे का रंग कैसा है, हल्के नीले रंग का झंडा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का रंग कैसा है, तो हल्के नीले रंग का है। लेकिन इसमें क्या कौन सी फसल उपस्थित है, तो जैतून नामक मतलब जैतून की फसल की दो पेड़ हैं, और उन दोनों पेड़ों के बीच में विश्व का एक मैप है। और ये सारी की सारी कंडीशन आपको व्हाइट कलर में लिखाई गई, जबकि ध्वज कैसा है, नीले रंग का बना हुआ। ठीक, इसके बाद में हम कुछ और बातें करेंगे, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक, हो गया नोट। चले जरा अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में देखेंगे कि अंग कितने हैं, वो बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अधीन कई संस्थाओं की स्थापना की, बहुत सारी संस्थाओं का गठन किया है। लेकिन प्रमुख संस्थाओं के बारे में बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी संस्थाएं हैं, या कह सकते हैं अंग कितने हैं इसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, तो याद रखें इसके अंग कितने हैं, 6। देखिए पहले से हम लोग बात करेंगे, पहले मिलेगी आपको महासभा, महासभा इसका पहला अंग है। दूसरा मतलब पहला हो गया महासभा, दूसरा होगी आपकी सुरक्षा परिषद, इसके बाद में तीसरी आपको मिलेगी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद मिलेगी। इसके बाद में और बात करें हम चौथा पॉइंट, तो इसमें आपको मिलेगी अगला मिलेगा आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बाद में पांचवी मिलेगी न्याय परिषद। इसके बाद में अगला छठवां पॉइंट मिलेगा आपको सचिवालय। ये देखिए, ये सारे की सारी संस्थाएं या इसके अंग जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ठीक, याद रखें, आपसे क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हटा करके सभी संस्थाओं के जो मुख्यालय हैं इसके, वो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? सभी संस्थाओं के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके क्या है, सभी संस्थाओं के मुख्यालय न्यूयॉर्क में। लेकिन याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 6 संस्थाएं हैं या अंग हैं, उनमें से 5 कार्यरत हैं, 1 समाप्त हो गया। मतलब 1 ने काम करना बंद कर दिया है और 5 संस्थाएं जो हैं वो अभी भी कार्यरत हैं। 5 कौन कौन सी हैं जो कार्यरत हैं? तो देखिए, जो आपकी न्याय परिषद है, ये क्या है, ये समाप्त हुई, मतलब इसने कार्य करना बंद कर दिया। और 5 संस्थाएं हैं जो अभी भी कार्य कर रही हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कि इसका मुख्यालय कहाँ। इसका मुख्यालय की बात करें हम तो नीदरलैंड हेग में है। नीदरलैंड हेग में इसका मुख्यालय है, मतलब नीदरलैंड हेग में इसका मुख्यालय है। नीदरलैंड की राजधानी हेग में इसका मुख्यालय है। नहीं, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, हेग नहीं है। मतलब इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, हेग में है। अगला देखें, अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो याद रखें न्यायाधीश कितने होते हैं। तो न्यायाधीशों की बात करें हम तो 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके में जो 15 न्यायाधीश होते हैं, क्या ये 15 परमानेंट रहते हैं क्या? याद रखें, जो 15 न्यायाधीश हैं, ये 15 न्यायाधीश जो होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखें, 15 न्यायाधीश जो होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि 10 और 5, मतलब 5 यहाँ अलग हो जाते हैं और 10 जो यहाँ पर हो जाते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है?
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, इन बातों को आपको एक एक करके नोट कर लेना है। अच्छे से हमने आपको एक एक पॉइंट बता दिए हैं, और अगला वीडियो जो मिलेगा वो इस अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है इसकी 6 अंग के जो वीडियो है वो उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सी संस्था के कौन सा मुख्यालय कहाँ है, इसका काम क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, और इन सभी बातों को आपको नोट करना है, और कौन कौन सी जो चीज़ें बताई गई हैं आपको वो आपको विस्तृत रूप से नोट करना है, और उन चीज़ों को याद करना है, और नोट्स आप बनाते चलें। ठीक, इन बातों को याद रखें। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखें, लेकिन इससे पहले आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्त, तो हम लोग इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।